सर मैं भी समझता ही है। फोन में नहीं आ रहा है कैसे जूम की। ऑडियो कैसे बंद होगा इसमें यार? आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो क्यों नहीं आ रहा? आ रहा है सर, वीडियो क्लियर दिख रहा है। सर कैसे दिखेगा? आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है? आ सर रहा है मेरे सर को समझ में क्लियर। नहीं आ रहा है, इसमें वीडियो मेरे को दिख ही नहीं रहा सर। आपकी वॉइस आ रही है बस मेरे। तो इसमें पता नहीं, बाकी किसी में नहीं आ रहा वीडियो। आ रहा है सर सब मेरे पास। सर इसमें वीडियो कैसे लेके आएंगे? हाँ अब आया। यस सर अब आ गया। थैंक यू सर। तो आज से हम लोग कुमार वृत्त के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो कुमार वृत्त में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो कुमार वृत्त के बारे में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। किसी का माइक ऑन है सर। डबल क्या? डबल आप आ रही है। क्या हो रहा है? डबल आवाज आ रही है। सर वो जीत का माइक ऑन है। सर आवाज गूंज रही है इसमें। आ रही है आवाज ठीक से? जी सर ठीक है। अब कुछ लोग शायद जुड़ नहीं पाए हैं अभी। तो हम लोग कुमार वृत्त के बारे में स्टार्ट करेंगे। कुमार वृत्त में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो कुमार वृत्त में एक तो सबसे पहला आपका टॉपिक आता है वही विभाजन। वही विभाजन के बाद में आती है नवजात शिशु परिचर्या। नवजात शिशु परिचर्या। तीसरा टॉपिक आपका आता है संस्कार। गर्भ में होने वाले संस्कार, बच्चों में होने वाले संस्कार। चौथा टॉपिक आता है आपका स्त्रीलिंग। पांचवा टॉपिक आता है आपका दंत। छठा टॉपिक हम कुमार वृत्त में देखेंगे आपका शिशुओं में होने वाले रोग, शिशु में होने वाला रोग प्रकरण। सातवां टॉपिक आपका है इसमें बाल गर्भ। वेरी एमपी टॉपिक वाइज एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल गर्भ। बाल गर्भ के बाद में आता आपका काश्यप का वेदना अध्याय। काश्यप का वेदना अध्याय। और इसके अलावा टॉपिक आता है आपका वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन
माइलस्टोन, रिफ्लेक्सेस, क्वाइशोरकर, मेरास्मस, ये सारे टॉपिक हम कुमार भृत्य में देखते हैं। तो हम लोग कुमार भृत्य को स्टार्ट से स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज हम 3 टॉपिक देखेंगे मुख्य रूप से कुमार भृत्य में। 4 टॉपिक, आपका वही विभाजन, दूसरा आपका जो है नवजात शिशु परिचर्या, तीसरा टॉपिक है आपका जो है नवजात शिशु परिचर्या, नवजात शिशु परिचर्या के बाद में संस्कार, संस्कार के बाद में हम चौथा टॉपिक देखेंगे स्तन्य। चौथा टॉपिक क्या है? स्तन्य। ये सारे टॉपिक आज हम जो है आपकी क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुमार भृत्य की परिभाषा वगैरह स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कुमार भृत्य, तो कुमार भृत्य में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कुमार भृत्य की परिभाषा। कुमार भृत्य की परिभाषा आचार्य चरक ने क्या बतलाई, सुश्रुत ने क्या बतलाई, चक्रपाणी ने क्या बतलाई और आपके हरित ने क्या बतलाई। कुमार भृत्य नाम कुमार भरण पोषण, कुमार भृत्य नाम कुमार भरण पोषण क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य घ्र समुत्थान। कुमार भृत्य नाम कुमार भरण पोषण क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य घ्र समुत्थानाम व्याधि नाम उपशमनार्थ में श्लोक डाल देते हैं और पूछते हैं कि ये परिभाषा किसने बतलाई। तो कुमार भृत्य की ये परिभाषा किसने बतलाई है? आपके कुमार भृत्य की ये परिभाषा किसने बतलाई है? आचार्य सुश्रुत ने। कुमार भृत्य नाम कुमार भरण पोषण क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य घ्र समुत्थानाम व्याधि नाम उपशमनार्थ की परिभाषा कुमार भृत्य की किसने बतलाई है? सुश्रुत ने। चक्रपाणी ने क्या परिभाषा बतलाई कुमार भृत्य की? तो चक्रपाणी ने बोला है कुमारस्य भरणम अधिकृत तंत्रम, कुमारस्य भरणम अधिकृत्य तंत्रम, कुमारस्य भरणम अधिकृत्य तंत्रम कुमार भृत्यम, कुमारस्य भरणम अधिकृत्य तंत्रम कुमार भृत्य में ये परिभाषा किसने बतलाई? चक्रपाणी ने। और हरित की परिभाषा पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बाला नाम रोग समनी क्रिया किस आचार्य ने कहा? तो हरित ने बोला है गर्भ उपक्रम विज्ञानम, गर्भ उपक्रम विज्ञानम सूतिका उपक्रमस्तथा, गर्भ उपक्रम विज्ञानम सूतिका उपक्रमस्तथा बाला नाम रोग समनी क्रिया, बाला नाम रोग समनी क्रिया किस आचार्य ने कहा? तो बाला नाम रोग समनी क्रिया ये किसने कहा है? बाला नाम रोग समनी क्रिया किसने कहा भाई? आचार्य हरित। गर्भ उपक्रम विज्ञानम सूतिका उपक्रमस्तथा बाला नाम रोग समनी क्रिया किस आचार्य का मत? तो बाला नाम रोग समनी क्रिया किसने कहा? आचार्य सुश्रुत ने, हरित ने कहा है। तो 3 परिभाषा है। कुमारस्य भरणम अधिकृत, कुमारस्य भरणम कुमार भरण पोषण क्षीर दोष संशोधनार्थी परिभाषा सुश्रुत की है। कुमारस्य भरणम अधिकृत तंत्रम ये परिभाषा किसने बतलाई? तो कुमारस्य भरणम अधिकृत तंत्रम कुमार भृत्य में परिभाषा किसने बतलाई है? चक्रपाणी ने बतलाई। और गर्भ उपक्रम विज्ञानम सूतिका उपक्रमस्तथा बाला नाम रोग समनी क्रिया, कई बार उन्होंने इतना डालते कि बाला नाम रोग समनी क्रिया ये किसने कहा? तो बाला नाम रोग समनी क्रिया किसने कहा है? हरित ने कहा। बाला नाम रोग समनी क्रिया किसने कहा है भाई? हरित ने कहा। बाला नाम रोग समनी क्रिया किसने कहा है? हरित ने कहा है। ये आपको देखना है बाला नाम रोग समनी क्रिया किसने कहा है? हरित ने कहा है। तो ये परिभाषाएं आपको देखना है, तीनों परिभाषा। अब कुमार भृत्य हमारा अष्टांग आयुर्वेद होता है। अष्टांग आयुर्वेद में कुमार भृत्य को पहले स्थान पर रखा। अष्टांग आयुर्वेद में कुमार भृत्य का स्थान क्या है? अष्टांग आयुर्वेद, आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं, शल्य दृष्ट जरा वृषे। तो कुमार भृत्य के जो हमारे 8 अंग होते हैं, अष्टांग आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं, उसमें काश्यप ने कुमार भृत्य को पहले स्थान पर के अनुसार पूछे कुमार भृत्य को काश्यप ने कौन सा स्थान दिया? तो कुमार भृत्य को काश्यप ने पहले स्थान पर रखा। वाघ भट्ट ने अष्टांग आयुर्वेद में कुमार भृत्य को किस स्थान पर रखा? तो वाघ भट्ट ने कुमार भृत्य को किस स्थान पर रखा? द्वितीय स्थान पर। तीसरा, सुश्रुत ने कुमार भृत्य को अष्टांग आयुर्वेद में किस स्थान पर रखा? तो सुश्रुत ने किस स्थान पर रखा? 5वें स्थान पर। और आचार्य चरक ने कुमार भृत्य को किस स्थान पर रखा है? 6ठे स्थान पर। काश्यप ने पहले स्थान पर। वाघ भट्ट के अनुसार पूछे कि अष्टांग कुमार भृत्य किस स्थान पर? तो द्वितीय स्थान पर। तीसरा हम देखते हैं, क्या देखते हैं? वाघ भट्ट के अनुसार द्वितीय स्थान पर, सुश्रुत के अनुसार 5वें स्थान पर और चरक के अनुसार पूछो तो 6ठे स्थान पर। ठीक है,
स्थान आपको याद रखना है, कश्यप के अनुसार पहला, वाग्भट के अनुसार दूसरा, सुश्रुत के अनुसार 5वें स्थान पर और चरक के अनुसार कुमार भृत्य को 6ठे स्थान पर रखा गया। फिर ये पूछ लेते हैं कई बार कि भाई ये प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र, इनका संबंध किससे है? एग्जाम में डाल देंगे कि हिरणाक्ष तंत्र का संबंध किससे है? कुमार भृत्य से है, स्त्री प्रसूति से है, शल्य तंत्र से है, शालक्य तंत्र से है। तो प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र, प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र, योग सुधा निधि, प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र, योग सुधा निधि और हिरण्याक्ष तंत्र, प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र और योग सुधा निधि और हिरण्याक्ष तंत्र का संबंध किससे है भाई? इनका संबंध कुमार भृत्य से। एग्जाम में क्वेश्चन है कि बंधक तंत्र का संबंध किससे है? तो आपका जो है प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र, योग सुधा निधि और हिरण्याक्ष तंत्र का संबंध किससे है? कुमार भृत्य से। इनका संबंध किससे? कुमार भृत्य से। अब एग्जाम में क्वेश्चन कौन है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाल कुमार तंत्र के लेखक, बाल कुमार तंत्र के लेखक हैं, बाल कुमार तंत्र के लेखक कौन है? रावण। बाल कुमार तंत्र के लेखक पूछे कौन है, तो बाल कुमार तंत्र के लेखक कौन है? रावण। बाल तंत्र के लेखक कौन है? यहां से बाल अलग हो गया, बाल कुमार तंत्र के कौन हो गए? रावण। बाल तंत्र के पूछे तो बालक का कल्याण हो, तो बाल तंत्र के कौन है? कल्याण वेद्य। बाल तंत्र के कौन है भाई? कल्याण वेद्य। तो बाल कुमार तंत्र के लेखक रावण हो गए। बाल तंत्र के लेखक पूछो तो कल्याण वेद्य है। बाल तंत्र के लेखक कौन है? कल्याण वेद्य। और कुमार तंत्र के लेखक पूछो कौन है, तो कुमार तंत्र के लेखक है यामिनी भूषण राय। यामिनी भूषण राय किसके हो गए? कुमार तंत्र के। तो ये आपको देखना है इसके अंदर। पहले परिभाषा है, फिर उनसे रिलेटेड तंत्र। अब हमारा जो मेन टॉपिक आता है वही विभाजन। पहला टॉपिक हमारा जो है कुमार भृत्य का, वो टॉपिक क्या है? वही विभाजन। तो वही विभाजन चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, काश्यप के अनुसार, इनके अनुसार हमको देखना है वही विभाजन। तो वही विभाजन सबसे पहले हम चरक के अनुसार देखते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि चरक ने बाल्यावस्था कितने वर्ष की मानी? तो चरक ने 3 भागों में बांटा है, बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और वृद्ध अवस्था। बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और वृद्ध अवस्था। तो चरक के अनुसार बाल्यावस्था है 30 वर्ष तक, 30 से 60 होती है आपकी मध्यम अवस्था, और 60 से 100 वर्ष तक होती है आपकी क्या? वृद्ध अवस्था। बाल्यावस्था कितने वर्ष तक है? 30 वर्ष तक। इसको 2 भागों में बांटा, 0 से 16 वर्ष तक, 0 से 16 वर्ष तक बोला है अपरिपक्व अवस्था। 0 से 16 वर्ष तक क्या है आपकी? अपरिपक्व अवस्था। और 16 से 30 वर्ष तक होती है आपकी विवर्धमान अवस्था। 16 से 30 वर्ष तक क्या होती है? विवर्धमान अवस्था। तो चरक के अनुसार अगर एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, किसी आचार्य ने इतनी बड़ी बाल्यावस्था नहीं मानी। चरक के अनुसार बाल्यावस्था 30 वर्ष तक है, जिसमें 0 से 16 वर्ष तक अपरिपक्व अवस्था, 16 से 30 वर्ष तक क्या है? विवर्धमान अवस्था। 16 से 30 वर्ष तक क्या होती है? विवर्धमान अवस्था। मध्यम अवस्था चरक के अनुसार पूछे तो 30 से 60 है, और वृद्ध अवस्था चरक के अनुसार पूछे तो 60 से 100 वर्ष। 30 वर्ष, 30 से 60 और 60 से 100। और बाल्यावस्था को चरक ने 2 भागों में बांटा है, 0 से 16 वर्ष तक अपरिपक्व अवस्था, और 16 से 30 वर्ष तक होती है आपकी विवर्धमान अवस्था। ये चरक के अनुसार। बीच में आता है आपका भाव प्रकाश के अनुसार। भाव प्रकाश ने वैसे स्त्रियों को विभाजन बतलाया है, बच्चों की बजाय। हम कुमार भृत्य पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे भाव प्रकाश का भी हम देखते हैं। तो भाव प्रकाश ने बाला, 16 वर्ष तक की स्त्री को भाव प्रकाश ने क्या बोला? बाला। तरुणी, 16 से 32 वर्ष तक की स्त्री को, 16 से 32 वर्ष तक की स्त्री को क्या बोला है? तरुणी। और 32 से 50 वर्ष तक की स्त्री को क्या बोला है आपका? 32 से 50 वर्ष तक की स्त्री को बोला है प्रौढ़ा। 16 वर्ष तक बाला, 16 से 32 तक तरुणी, और 32 से 50 क्या है? प्रौढ़ा। अब कई बार भाव प्रकाश के अनुसार ये पौगंड अवस्था पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाव प्रकाश ने पौगंड अवस्था कितने वर्ष तक मानी। तो भाव प्रकाश ने पौगंड अवस्था कितने वर्ष तक मानी भाई? 10 वर्ष तक की अवस्था को क्या बोला? भाव प्रकाश ने पौगंड अवस्था बोला। तो भाव प्रकाश का, पहले चरक का,
चरक के अनुसार बाल्यावस्था 30 वर्ष की, 30 से लेके 60 तक आती है आपकी मध्यम अवस्था, और 60 से लेके 100 वर्ष तक क्या होती है, वृद्धावस्था। तीसरा हमने देखा भाव प्रकाश के अनुसार 16 वर्ष तक बाला, 16 से 32 तक तरुणी, और 32 से 50 तक क्या होती, प्रौढ़। और भाव प्रकाश के अनुसार पौगंड अवस्था पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाव प्रकाश ने पौगंड अवस्था कितने वर्ष तक मानी, तो भाव प्रकाश ने पौगंड अवस्था कितने वर्ष तक मानी है, 10 वर्ष तक। ये भाव प्रकाश का हो गया। तीसरा आता है आपका सुश्रुत का। तीसरा आपका क्या आता है, सुश्रुत का आता है। तो सुश्रुत ने क्या बोला है भाई, सुश्रुत ने बोला है आपका सुश्रुत ने बाल्यावस्था कितने वर्ष तक मानी, बाल्यावस्था सुश्रुत ने बाल्यावस्था, फिर मध्यम अवस्था, और सुश्रुत ने फिर तीसरी मानी है वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था को सुश्रुत ने 3 भागों में बांटा, क्षीरप, क्षीर अन्नाद और अन्नाद। बाल्यावस्था सुश्रुत के अनुसार कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में। क्षीरप जिसमें ओनली बच्चा दूध पीता है, क्षीर अन्नाद जिसमें दूध और अन्न दोनों लेता है, और तीसरी ओनली अन्नाद। मध्यम अवस्था को सुश्रुत ने 4 भागों में बांटा है, वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि, इसको 4 भागों में बांटा, वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि, और लास्ट आपकी वृद्धावस्था। तो सुश्रुत के अनुसार बाल्यावस्था होती 16 वर्ष तक, 0 से लेके 1 वर्ष तक क्या बोली आपकी, क्षीरप अवस्था। 0 से लेके 1 वर्ष तक क्षीरप, 1 से 2 वर्ष तक होती है आपकी क्षीर अन्नाद, और 3 वर्ष से 16 वर्ष तक होती है अन्नाद। क्या बोला है, क्या हमने देखा भाई, क्षीरप अवस्था 0 से 1 वर्ष तक, क्षीर अन्नाद 1 से 2 वर्ष तक, और अन्नाद होती 3 से 16 वर्ष तक। क्षीरप अवस्था 0 से 1 वर्ष तक, 1 से 2 वर्ष तक आपकी क्षीर अन्नाद, और अन्नाद अवस्था होती है आपकी 3 से 16 वर्ष तक। फिर मध्यम अवस्था को 4 भागों में बांटा, 16 से लेके 70 तक। 16 से लेके 70 वर्ष तक कौन सी होती है, मध्यम अवस्था। इसमें 16 से 20 वृद्धि, 20 से 30। कई बार क्वेश्चन आया कि युवावस्था, सुश्रुत अनुसार युवावस्था कितने वर्ष तक होती है, तो सुश्रुत के अनुसार युवावस्था कितने वर्ष तक होती है भाई, 20 से 30। संपूर्णता 30 से 40, और 40 से 70 क्या होती है, हानि। मध्यम अवस्था को सुश्रुत ने 4 भागों में बांटा, वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। वृद्धि कितने वर्ष तक बोली है, 16 से 20 वृद्धि, 20 से 30 यौवन, 30 से 40 संपूर्णता, और 40 से 70 हानि। और वृद्धावस्था होती है आपकी 70 से लेके मृत्यु तक। 70 से लेके मृत्यु तक आपकी क्या होती है, वृद्धावस्था होती है, सुश्रुत के अनुसार है। सुश्रुत के अनुसार बाल्यावस्था पूछे तो 16 वर्ष तक, जिसको 3 भागों में बांटा, क्षीरप 1 वर्ष तक, क्षीर अन्नाद 2 वर्ष तक, और अन्नाद आपकी 3 से 16 वर्ष तक। मध्यम अवस्था को 4 भागों में बांटा, 16 से 20 वृद्धि, 20 से 30 यौवन, 30 से 40 संपूर्णता, 40 से 70 हानि। ठीक है। फिर 70 से लेकर मृत्यु तक क्या होती है आपकी वृद्धावस्था। वही विभाजन में चरक का हो गया, सुश्रुत का हो गया, भाव प्रकाश का हो गया। अब लास्ट आता आपका काश्यप, आचार्य काश्यप अनुसार। तो काश्यप अनुसार जो होता है, काश्यप अनुसार कितने भागों में बांटा भाई, काश्यप के अनुसार बाल्यावस्था सबसे छोटी बाल्यावस्था। चरक के अनुसार बाल्यावस्था कितने वर्ष की थी, 30 वर्ष की। सुश्रुत के अनुसार बाल्यावस्था कितने वर्ष की थी, 16 वर्ष की। काश्यप के अनुसार सबसे छोटी बाल्यावस्था अनुसार बाल्यावस्था ओनली कितने वर्ष की मानी, 1 वर्ष की। सबसे पहले तो गर्भावस्था बोला, गर्भावस्था बोला काश्यप ने। गर्भावस्था में क्या बोला है भाई, जन्म होने तक गर्भावस्था, जन्म तक गर्भावस्था। बाल्यावस्था पूछे तो बाल्यावस्था कितने वर्ष तक की बोली है, 1 वर्ष तक। काश्यप के अनुसार कितने वर्ष तक, तो काश्यप अनुसार कौमारी अवस्था कितने वर्ष तक है, 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक कौमारी अवस्था, 16 वर्ष तक क्या बतलाई आपकी, कौमारी अवस्था। बाल्यावस्था 1 वर्ष की। युवावस्था, काश्यप के अनुसार युवावस्था कितने वर्ष तक की, अभी हमने सुश्रुत का देखा। सुश्रुत के अनुसार युवावस्था कितनी थी, 20 से 30। काश्यप के अनुसार
युवा अवस्था आपकी कितने वर्ष तक मानी गई है काश्यप के अनुसार? काश्यप अनुसार युवावस्था कितने वर्ष तक मानी गई है भैया? 16 से 34। युवावस्था काश्यप के अनुसार पूछे तो 16 से 34, सुश्रुत के अनुसार पूछे तो 20 से 30। युवावस्था काश्यप के अनुसार 16 से 34। फिर इसके बाद में मध्यम अवस्था काश्यप के अनुसार 34 से 70, 34 से 70 तक मध्यम अवस्था, और 70 से लेके मृत्यु तक आपकी वृद्ध अवस्था। 70 से मृत्यु तक क्या है? वृद्ध अवस्था। तो ये चारों ही आचार्यों का आपको याद होना चाहिए। वही विभाजन चरक के अनुसार हमने देखा बाल्यावस्था। आवाज आ रही है? आवाज वगैरह आ रही नहीं? आ रही है सर, आ रही है सर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। के अनुसार पूछे तो 30 वर्ष तक, जिसको जिसको 2 भागों में बांटा है। भागों में कौन कौन से में? एक तो परिपक्व अपरिपक्व अवस्था 0 से 16 वर्ष तक, परिपक्व अवस्था आपकी 16 से 30 वर्ष तक। मध्यम अवस्था चरक के अनुसार 30 से 60 है, और 60 से 100 तक वृद्ध अवस्था। ये चरक का हो गया। भाव तरुणी आपकी 16 से 32 तक, और 32 क्या है? प्रोडक्ट। पौगंड अवस्था भाव प्रकाश के अनुसार 10 वर्ष तक। सुश्रुत अनुसार बाल्यावस्था 16 वर्ष की है। इसको 3 भागों में बांटा है। कौन को 3 भाग? तो क्षीरप अवस्था 1 वर्ष तक, क्षीरप 3 अवस्था, ये हमने देखा। फिर सुश्रुत के अनुसार मध्यम अवस्था को बांटा। 16 से 20 तक वृद्धि, 20 से 30 तक यौवन, 30 से 40 संपूर्णता, और 40 से 70 हानि। फिर हम आगे गए तो वृद्धावस्था 70 से लेके मृत्यु पर्यंत। फिर काश्यप के अनुसार बाल्यावस्था पूछे तो 1 वर्ष, कौमार्य अवस्था काश्यप के अनुसार पूछे तो 16 वर्ष तक, 16 से 34 तक युवा अवस्था वीर्य एमपी। सुश्रुत की युवा अवस्था 20 से 30 है। काश्यप के अनुसार आपकी युवा अवस्था पूछे तो 16 से 34 है। 34 से 70 तक मध्यम अवस्था, और 70 से मृत्यु पर्यंत तक वृद्ध अवस्था। और लास्ट साइड में लिख लेना, साइड में लिख लेना आपके बाल्यावस्था, स्पेशली लिख लेना किस आचार्य ने बाल्यावस्था कितने वर्ष की मानी। तो बाल्यावस्था चरक के अनुसार 30 वर्ष लिख लेना। सुश्रुत अनुसार बाल्यावस्था लिख लेना 16 वर्ष तक। काश्यप के अनुसार बाल्यावस्था लिख लेना 1 वर्ष तक। और सारंगधर के अनुसार बाल्यावस्था लिख लेना 10 वर्ष तक। सारंगधर के अनुसार कितने वर्ष तक की है? 10 वर्ष तक की। चरक के अनुसार 30 वर्ष तक, सुश्रुत के अनुसार 16 वर्ष तक, काश्यप के अनुसार 1 वर्ष तक, और सारंगधर के अनुसार बाल्यावस्था पूछो तो 10 वर्ष तक। यह तो हो गया आपका वही विभाजन। अब मॉडर्न के अनुसार भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुमार भृत्य का जो मॉडर्न है वो भी, इससे मॉडर्न से भी लास्ट टाइम पीएससी में भी 1-2 क्वेश्चन आपकी वैक्सीनेशन पे, माइलस्टोन पे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम कि बच्चा किस उम्र में अपना नाम और सेक्स जानने लग जाता है। किस उम्र में जानने लग जाता है अपना नाम और सेक्स बच्चा? डॉक्टर लोकेंद्र? 3 साल में। 3 साल में बच्चा अपना नाम और सेक्स जानने लग जाता है। बच्चा नाना मामा पापा दादा कब बोलने लग जाता है? नाना मामा दादा पापा किस उम्र में बोलने लग जाता है? 9 मंथ। 9 मंथ में। 1 वर्ष में। तो अभी हम देख रहे हैं आपका माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। के अनुसार हम देखें सबसे पहला होता है आपका मॉडर्न के अनुसार फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है 0 से 14 दिन तक की अवस्था, 14 डे, 0 से 14 दिन तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड ओवम या जाइगोट बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड ओवम या जाइगोट कितना? 0 से 14 दिन। फिर इसके बाद की अवस्था को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। इसके बाद की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कब से कब तक होता है? तो 14 दिन से लेकर 9 वीक तक, 14 दिन से लेकर 9 वीक तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। और उसके बाद की स्थिति को हम बोलते हैं फिटस। फिटस कब से कब तक होता है? 9 वीक से लेके 8 बर्थ तक, 9 वीक से लेके
एट बर्थ तक की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फिटस। फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम कितना होता है, 0 से 14 दिन। एम्ब्रियो कितना होता है भाई, से लेके 9 वीक तक एम्ब्रियो, और 9 वीक से लेके 8 बर्थ तक हम क्या बोलते हैं, फिटस। पहली स्टेज ये हो गई। अब जन्म के बाद की बात करें तो जन्म के बाद में एक तो आपका अर्ली नियोनेट होता है। अर्ली नियोनेट, अर्ली नियोनेट कब से कब तक होता है, तो 0 से लेकर 7 दिन तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, अर्ली नियोनेट। और लेट नियोनेट किसको बोलते हैं, लेट नियोनेट हम बोलते हैं, लेट नियोनेट 7 दिन से लेकर 28 दिन तक के बच्चे को हम बोलते हैं लेट नियोनेट, या इसको न्यूबॉर्न भी कहा जाता है। अर्ली नियोनेट 0 से 7 दिन तक के बच्चे को अर्ली नियोनेट, 7 दिन से लेकर 28 दिन तक के बच्चे को हम बोलते हैं लेट नियोनेट। फिर आता आपका इन्फंट। इन्फंट कब, 1 साल तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, 1 ईयर तक के बच्चे को हम इन्फंट बोलते हैं। और टोडलर पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो 3 साल तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, टोडलर। 3 साल तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, टोडलर। नियोनेट एक या न्यूबॉर्न 1 माह तक, इन्फंट आपका 1 वर्ष तक, टोडलर आपका 3 वर्ष तक। फिर आता है आपका प्री स्कूल गोइंग एज। प्री स्कूल गोइंग एज जो होती है, प्री स्कूल गोइंग एज जो होती है वो होती है आपकी 3 से 5 साल तक। 3 से 5 साल तक क्या होती है, प्री स्कूल गोइंग एज। और स्कूल गोइंग एज आपकी होती है 5 से 10 वर्ष तक गर्ल्स के अंदर, 5 से 10 वर्ष तक गर्ल्स में, और 5 से 12 वर्ष तक होती है बॉयज के अंदर स्कूल गोइंग एज। टोडलर 3 वर्ष तक, इन्फेंट 1 वर्ष तक, प्री स्कूल गोइंग एज 3 से 5 साल। स्कूल गोइंग एज जो होती है वो कितनी होती है, 5 से लेके 10 वर्ष तक लड़कियों में, और लड़कों में स्कूल गोइंग, लड़के थोड़े स्कूल लेट जानते हैं, तो 5 से 12 वर्ष तक स्कूल गोइंग एज किसमें है, लड़कों में। अब आता है एडोलसेंट। इस पे कई बार क्वेश्चन आया कि एडोलसेंट, एलोपैथी सीएचओ में कि एडोलसेंट की एज कितनी होती है, तो एडोलसेंट एज जो मानी जाती है वो 10 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक की अवस्था को हम बोलते हैं एडोलसेंट। तो एडोलसेंट को 3 भागों में बांटा है। एडोलसेंट स्टेज को 3 भागों में बांटा है। 10 से 12 वर्ष तक बोलते हैं प्री प्यूबेसेंट। प्री प्यूबेसेंट 10 से 12 वर्ष तक। 12 से 14 वर्ष की अवस्था को हम बोलते हैं प्यूबेसेंट, और 14 से 18 वर्ष की अवस्था। तो एडोलसेंट की एज को 3 भागों में बांटा है। तो ये आप पूरा मॉडर्न के अनुसार भी याद रखना कि फर्टिलाइज्ड ओवम 0 से 14 दिन तक की अवस्था को फर्टिलाइज्ड ओवम, 14 दिन से लेके 9 वीक तक की अवस्था को एम्ब्रियो, और 9 वीक से लेके 8 बर्थ तक को हम बोलते हैं फिटस। अर्ली नियोनेट 7 दिन तक, 28 दिन तक लेट नियोनेट, 1 वर्ष तक इन्फंट, 3 वर्ष तक टोडलर, और 3 वर्ष के बाद में प्री स्कूल गोइंग एज 3 से 5 वर्ष तक। 3 से 5 वर्ष तक की आपकी प्री स्कूल गोइंग एज। और स्कूल गोइंग एज 10 से 12 वर्ष, 5 से 10 वर्ष लड़कियों में, और 5 से 12 वर्ष लड़कों में। और एडल्ट एज जो होती है वो 10 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक होती है। 10 वर्ष से लेके, तो इसको इसने भागों में बांटा। बच्चों से रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारियां दी हुई कि बच्चे का वेट कितना होता है जन्म के समय, हाइट कितनी होती है, हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है, ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बच्चे का वेट देख रहे हैं। तो जन्म का समय आपको पता ही है कि बच्चे का कितना होता है। इंडिया के अंदर बच्चा जो होता है नॉर्मल वेट उसका होता है 2.5, या पौंड में पूछ रहे 6 पौंड। जन्म के समय बच्चे का वेट कितना होता है, 2.5 से 3 किलो, या पौंड में पूछे तो 6.5 पौंड। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेट बेबी। LBW, लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलेंगे, तो बच्चे का वजन अगर 2.5 किलो से कम है, बच्चे का वजन अगर 2.5 किलो से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लो बेबी। फिर आता है आपका VLBW, वेरी लो बर्थ वेट बेबी। वेरी लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलेंगे, ऐसा बच्चा जिसका वजन 1.5 किलो से कम हो। 1.5 किलो से कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी लो बर्थ वेट बेबी। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी हम किसको बोलेंगे, ऐसा बच्चा जिसका वजन 1 किलो से भी कम हो तो उसको हम एक्सट्रीमली
लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। क्या क्या है? पहले तो बच्चे का नॉर्मल वजन इंडिया के अंदर 2.5 से 3 किलो होता है। 2.5 किलो से कम हो तो उसको हम लो अर्थ वेट बेबी कहते हैं। लो अर्थ वेट बेबी किसको बोलेंगे? 2.5 किलो से कम। 1.5 किलो से कम हो तो उसको वेरी लो अर्थ वेट बेबी कहते हैं। फिर उसके बाद में 1 किलो से भी कम हो तो इसको हम एक्सट्रीमली लो अर्थ वेट बेबी कहते हैं। अब ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कंगारू मदर केयर किस कंडीशन में की जाती है? तो ऐसा बच्चा जिसका वजन 2.5 किलो से कम है, ऐसा बच्चा जिसका वजन 2.5 किलो से कम हो, उसमें कंगारू मदर केयर की जाती है। कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर केयर किसमें की जाती है? तो ऐसा बच्चा जिसका वजन आपका जो है 2.5 किलो से कम हो तो कंगारू मदर केयर की जाती है। और कब तक करते हैं? जब तक कि बच्चे का वजन सामान्य ना हो जाए। तो कंगारू मदर केयर 1.5 किलो से कंगारू मदर केयर की जाती है और जब तक कि बच्चे का वजन सामान्य। पहले तो ये वजन के बारे में हमने देखा। अब बच्चे का जो वजन होता है वो जन्म में मान लो 3 किलो का है। जन्म के समय उसका वजन कितना है? 3 किलो का है। तो 5 माह में बच्चे का वजन जो हो जाता है, 5 माह में कितना हो जाता है? 2 गुना। 5 माह में बच्चे का वजन 2 गुना। और 1 साल में बच्चे का वजन कितना हो जाता है? 3 गुना। 1 साल में बच्चे का वजन 3 गुना, 5 माह में 2 गुना, 1 साल में 3 गुना, 2 साल में 4 गुना, 3 साल में 5 गुना। 3 साल में कितना हो जाता है? 5 गुना। तो ये नॉर्मली आपको याद रखना कि बच्चे का वजन के बारे में, कि बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलो होता है। पौंड में पूछे तो 6.5 पौंड होता है। 2.5 किलो से कम हो तो उसको लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। 1.5 किलो से कम हो तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। 1 किलो से कम हो तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। 2.5 किलो से कम होने वाले बच्चे में कंगारू मदर केयर की जाती है। और कब तक करते हैं? जब तक कि बच्चे का वजन सामान्य ना हो जाए। बच्चे का वजन 5 माह में 2 गुना हो जाता है, 1 साल में 3 गुना हो जाता है, 2 साल में 4 गुना हो जाता है, 3 साल में 5 गुना हो जाता है, 4 साल में 6 गुना हो जाता है। और उसके बाद में बच्चे का कांस्टेंट हो जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये याद रखना आपको कि 1 साल में 3 गुना, 2 साल में 4 गुना, 3 साल में 5 गुना और 4 साल में 6 गुना हो जाता है। ये तो वेट की बात हो गई। अब बच्चे की हाइट कितनी होती है जन्म के समय? तो बच्चे की हाइट जो होती है जन्म के समय कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। बच्चे की हाइट कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। 1 ईयर में कितनी हो जाती? तो 1 ईयर में 75 सेंटीमीटर। जन्म के समय 50 सेंटीमीटर, 1 ईयर में आपकी 75, 2 ईयर में आपकी 85 सेंटीमीटर, 3 ईयर में 95 सेंटीमीटर और 4 ईयर में बच्चे की हाइट हो जाती है 100 सेंटीमीटर। 1 साल में 75, 2 साल में 85, 3 साल में 95 और 4 साल में 100। नोट्स में गलत लिखा हुआ उसको सही कर लेना। 1 साल में 75 हो जाती, 2 साल में 85 हो जाती, 3 साल में 95 हो जाती और 4 साल में बच्चे की हाइट 2 गुना हो जाती है। बच्चे का वजन 5 महीने में 2 गुना होता है। हाइट कितने साल में 2 गुना हो जाती है? 4 साल में बच्चे की हाइट 2 गुना हो जाती है। 1 साल में 75, 2 साल में 85, 3 साल में 95, 4 साल में 100 सेंटीमीटर। अब हाइट के बाद में अगला आता है आपका हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है जन्म के समय? तो हेड सरकमफ्रेंस बच्चे का होता है जन्म के समय 35 सेंटीमीटर। और चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होता है? तो चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है 32 सेंटीमीटर। चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होता है? 32 सेंटीमीटर। हेड सरकमफ्रेंस होता है 35 सेंटीमीटर। और कई बार क्वेश्चन हो जाता है, पूछा जाता है कि एक कितने साल में एक समान हो जाते हैं? तो 1 साल में हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस बराबर हो जाते हैं। दोनों ही 1 साल की एज में हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस बराबर हो जाते हैं। 1 साल ऑप्शन में ना हो तो 1 से 2 साल अगर ऐसा दिया हुआ हो कि 1 साल और ऐसा ऑप्शन ना दिया हो 1 से 2 साल में, 2 से 4 साल में, तो फिर 1 से 2 साल लगाना। बाकी एग्जैक्ट बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस 1 साल की एज में ये बराबर हो जाते हैं। हेड सरकमफ्रेंस कितना? 35, चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना? 32। इसके बाद में जो है अम्बिलिकल कार्ड की लेंथ कितनी होती है? तो अम्बिलिकल कार्ड की लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर। अम्बिलिकल कार्ड की लेंथ पूछो कितनी है? 50 सेंटीमीटर। इसमें आर्टरी कितनी होती है? वेन कितनी होती है? तो इसमें 2 आर्टरी होती है और 1 वेन होती है। अम्बिलिकल कार्ड में 2 धमनियां कितनी और वेन कितनी? तो 2 धमनियां होती है और 1 सिरा होती है।
अम्बिलिकल गार्ड की लेंथ 50 सेंटीमीटर, 2 धमनियां होती है, एक सिरा होती है। फिर इसके बाद में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि बच्चे का वेट कितना होता है एट बर्थ, बीपी कितना होता है, तो बीपी होता है इसका 60-40, 60-40, और एडल्ट से कितना होता है, आधा होता है। एडल्ट से बीपी जो होता है बच्चे का कितना होता है, आधा होता है। ये इसको हम दुगना करते तो 120 हो जाए, इसको दुगना करें तो 80 हो जाए। तो बीपी बच्चों का एडल्ट से आधा होता है। पल्स रेट कितनी होती है, तो पल्स रेट जो होती है 140 होती है। तो ये पल्स रेट एडल्ट से 2 गुना होती है, और बीपी एडल्ट से आधा होता है। पल्स रेट 140। एचबी पे कई बार क्वेश्चन आया कि न्यूबॉर्न के अंदर एचबी कितना होता है, तो एचबी होता है 18 से 20 ग्राम। एचबी पूछे बच्चों में न्यूबॉर्न में तो कितना है, 18 से 20 ग्राम। ब्लड वॉल्यूम पे कई बार क्वेश्चन आया कि 5 किलो के बच्चे में ब्लड वॉल्यूम कितना होता है। तो ब्लड वॉल्यूम बच्चे के अंदर पूछा जाए न्यूबॉर्न के अंदर, तो 80 ml केजी बॉडी वेट, 80 ml केजी बॉडी वेट के अनुसार होता है। 5 किलो का बच्चा है तो 40, 400 ml। 2 किलो का बच्चा है तो 160 ml। 10 किलो का बच्चा है तो कितना हो जाएगा, 800 ml। तो 80 ml केजी बॉडी वेट के अनुसार उसका ब्लड वॉल्यूम होता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो 100 कैलोरी केजी बॉडी वेट, 100 कैलोरी केजी बॉडी वेट के अनुसार उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट। 5 किलो का बच्चा है तो उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, 500 कैलोरी। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ब्लड वॉल्यूम पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। और नंबर ऑफ फोंटानेल्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ फोंटानेल्स कितने होते हैं, 6। नंबर ऑफ फोंटानेल्स कितने होते हैं, 6। तो ये पहला टॉपिक हमारा वायु विभाजन। नवजात शिशु परिचय पहला टॉपिक आपका वायु विभाजन। उसका रिवीजन ले लो, बाकी नॉर्मली आप उसमें पढ़ लेना। क्या देखा भाई, सबसे पहले तो परिभाषा कुमार भट्ट नाम कुमार भरण पोषण। ये परिभाषा किसने बतलाई है, भरण पोषण, ये परिभाषा किसने बतलाई है, सुश्रुत ने बतलाई। फिर हमने देखा कौमार से भरणम अधिकृत तंत्रम, ये परिभाषा किसकी है, तो चक्रपाणी की है। और गर्भ उपक्रम विज्ञानम सूतिका उपक्रम तथा बालानाम रोग समनी क्रिया, ये किसने कहा, तो बालानाम रोग समनी क्रिया किसने कहा है, आपके हरित ने कहा। प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र, योग सुधा निधि का संबंध किससे है, हिरणाक्ष तंत्र का संबंध किससे, तो कुमार भट्ट से। काश्यप ने कुमार भट्ट को अष्टांग आयुर्वेद में पहले स्थान पर रखा, वाघभट्ट ने द्वितीय स्थान पर रखा, सुश्रुत ने 5वें स्थान पर रखा, और चरक ने कुमार भट्ट को 6ठे स्थान पर रखा। ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि भाई बाल कुमार तंत्र के लेखक पूछो तो रावण है, बाल का कल्याण हो तो बाल तंत्र के लेखक कल्याण वैद्य है, और कुमार तंत्र के लेखक कौन है, यामिनी भूषण राय। और वही विभाजन हमने देखा चरक के अनुसार बाल्यावस्था 30 वर्ष की है, 0 से 16 वर्ष तक अपरिपक्व अवस्था, 16 से 30 वर्ष तक विवर्धमान अवस्था। फिर हम आगे गए तो मध्यम अवस्था 30 से 60, वृद्धावस्था 60 से 100 वर्ष। भाव प्रकाश के अनुसार बाला 16 वर्ष तक, 16 से 32 तक तरुणी, और 32 से 50 तक प्रौढ़ा। भाव प्रकाश के अनुसार पौगंड अवस्था पूछे तो कितने वर्ष तक है, 10 वर्ष तक है। फिर हमने सुश्रुत के अनुसार देखा, सुश्रुत के अनुसार बाल्यावस्था जो होती है कितने वर्ष तक होती है, सुश्रुत अनुसार बाल्यावस्था होती है आपकी 16 वर्ष तक। उसको 3 भागों में बांटा, क्षीरप, क्षीर अन्नाद और अन्नाद। क्षीरप अवस्था जो होती है वो 3 भागों में बांटी है, क्षीरप 1 वर्ष तक, क्षीर अन्नाद 2 वर्ष तक, और 3 वर्ष से 16 वर्ष तक अन्नाद अवस्था। मध्यम अवस्था को 4 भागों में बांटा है, 16 से 20 तक वृद्धि, 20 से 30 यौवन, 30 से 40 संपूर्णता, 40 से 70 हानि, और 70 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वृद्ध अवस्था। काश्यप के अनुसार गर्भावस्था जन्म तक, बाल्यावस्था काश्यप के अनुसार 1 वर्ष है, कौमारी अवस्था काश्यप के अनुसार 16 वर्ष तक है, यौवन अवस्था काश्यप के अनुसार 16 से 34 है, और 34 से 70 तक मध्यम अवस्था, और 70 से मृत्यु पर्यंत तक वृद्ध अवस्था, ये काश्यप के अनुसार। सारंगधर के अनुसार बाल्यावस्था 10 वर्ष की है, काश्यप के अनुसार 1 वर्ष की है, चरक के अनुसार 30 वर्ष की, और सुश्रुत के अनुसार बाल्यावस्था कितने वर्ष की है, सुश्रुत के अनुसार बाल्यावस्था 16 वर्ष की। फिर फर्टिलाइज्ड ओवम हमने देखा कि 0 से 14 दिन तक फर्टिलाइज्ड ओवम, 14 दिन से लेकर 9 वीक तक आपका जो होता है क्या होता है, 14 दिन से लेकर 9 वीक तक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 14 दिन से लेकर 9 वीक तक होता है आपका क्या होता है,
एम्ब्रियो होता है। और 9 वीक से लेके 8 बर्थ तक क्या होता है आपका, 9 वीक से लेके 8 बर्थ तक का होता है आपका फिटस। ठीक है, ये 3 स्थितियां हमने देखी। फिर अर्ली न्यूनेट, 0 से 7 दिन तक अर्ली न्यूनेट कहते हैं, 7 दिन से 28 दिन तक लेट न्यूनेट कहते हैं। फिर हमने देखा आपका क्या देखा, अर्ली न्यूनेट, लेट न्यूनेट, इन्फेंट है, 1 वर्ष तक इन्फेंट कहते हैं, 3 वर्ष तक टोडलर कहते हैं। प्री स्कूल गोइंग एज 3 से 5 वर्ष तक स्कूल गोइंग एज कितनी, 5 से 10 लड़कियों में, 5 से 12 लड़कों में। ये हमने देखा। फिर इसके बाद हमने बच्चों के रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारी देखी कि बच्चे का पल्स रेट जो होती है 140 होती है, बीपी 60-40 होता है, एचबी उसका 18 से 20 ग्राम होता है, जन्म के समय सामान्य वजन जो होता है 2.5 से 3 किलो होता है, 6.5 पाउंड होता है, 2.5 किलो से कम हो तो लो बर्थ वेट, 1.5 किलो से कम हो तो वेरी लो बर्थ वेट, 1 किलो से कम हो तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट कहते हैं। और आपका जो कंगारू मदर केयर, बच्चा 2.5 किलो से कम हो तो कंगारू मदर केयर की जाती है, ये हमने देखा। फिर इसके बाद में हमने देखा कि अम्बिलिकल कार्ड की लेंथ 50 सेंटीमीटर होती है, इसमें 2 आर्टरी होती है, एक वेन होती है। फिर इसके अलावा हमने देखा कि हेड सरकमफ्रेंस 35 सेंटीमीटर होता है और चेस्ट सरकमफ्रेंस 32 सेंटीमीटर होता है, और 1 साल में ये दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट 100 कैलोरी केजी बॉडी वेट के अनुसार होती है। ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, 80 ml केजी बॉडी वेट के अनुसार होता है। और हमने देखा नंबर ऑफ फोंटानिल्स पूछे तो 6 होते हैं, और नंबर ऑफ ओसिफिकेशन सेंटर पूछे तो 5 से 6 होते हैं। ये आपका पहला टॉपिक हमने देखा। अब दूसरा टॉपिक हम जाएंगे तो नवजात शिशु परिचर्या। तो नवजात शिशु परिचर्या में आपको समझाता हूं। नवजात शिशु परिचर्या के में थोड़ा सा इसमें कम लिखा हुआ है नोट्स में, तो थोड़ा उसको आप कंटिन्यूएशन में लिख लेना नोट्स में, मतलब या तो आप एक कॉपी में लिखते जाना, मैं समझाते जाता हूँ। तो नवजात शिशु परिचर्या का आप थोड़ा सा लिख लेना, उसमें नोट्स में पर्याप्त नहीं दिया हुआ। तो अगला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं नवजात शिशु परिचर्या। तो नवजात शिशु परिचर्या के संबंध में प्रथम उपक्रम क्या है। नवजात शिशु चर्या का पहला उपक्रम चरक ने क्या माना है, ये लिख लेना। चरक ने नवजात शिशु परिचर्या का प्रथम उपक्रम, चरक ने नवजात शिशु परिचर्या का प्रथम उपक्रम किसको माना है, प्राण प्रत्यागमन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि नवजात शिशु परिचर्या का प्रथम उपक्रम चरक ने किसको माना, प्राण प्रत्यागमन। सुश्रुत और वाग्भट ने प्रथम उपक्रम क्या माना, तो सुश्रुत और वाग्भट ने प्रथम उपक्रम माना है उल्व परिमार्जन को। उल्व परिमार्जन प्रथम उपक्रम किसने माना, सुश्रुत ने और वाग्भट ने। चरक के अनुसार नवजात शिशु परिचर्या का प्रथम उपक्रम पूछे क्या, तो चरक के अनुसार प्रथम उपक्रम क्या है, प्राण प्रत्यागमन। सुश्रुत अनुसार, वाग्भट के अनुसार प्रथम उपक्रम पूछे तो क्या है, उल्व परिमार्जन। ये आप लिखना उसके अंदर, प्रथम उपक्रम हो गया। अब पहला उपक्रम आपका क्या है, प्राण प्रत्यागमन। प्राण प्रत्यागमन उसको ऐड कर लेना उसमें, प्राण प्रत्यागमन। तो प्राण प्रत्यागमन जो होता है, चरक ने इसकी 3 विधियां बतलाई। प्राण प्रत्यागमन की चरक ने कितनी विधियां बतलाई, 3 चरक ने। एक तो बोला है अस्मनो संघटनम, अस्मनो संघटनम मतलब जो बच्चा पत्थर बजाते हैं। अस्मनो संघटनम मतलब कि बच्चे के कान में क्या बजाते हैं, पत्थर बजाते हैं। बच्चे का जन्म के बाद रोना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं रोते तो मॉडर्न वाले उसको कहीं में रखते हैं, आईसीयू में। पुराने समय में कोई आईसीयू तो हुआ नहीं करता था। तो चरक ने प्राण पर भी ऐसा बच्चा बोला कि तुम नहीं रोता है तो उसके लिए शीतल और उष्ण जल से परिषेक, शीतल और उष्ण जल से परिषेक करते हैं बच्चे का, शीतल और उष्ण जल से परिषेक करते हैं। और तीसरा बोला है कृष्ण कपालिका, मतलब बच्चे को ऑक्सीजन सेचुरेशन बनाए रखने के लिए कृष्ण कपालिका
कृष्ण कपालिका से हवा करते हैं। कृष्ण कपालिका से क्या करते हैं? हवा करते हैं। तो ये तीन उपक्रम तो चरक ने बतलाया। प्राण प्रत्यगमन पहला क्या? अस्मनुसंघटनम, कान में पत्थर बजाते हैं। दूसरा शीतल और उष्ण जल से बच्चे का परिषेक करते हैं। तीसरा कृष्ण कपालिका से हवा करते हैं। कृष्ण कपालिका से क्या करते हैं? हवा करते हैं। ये तीन उपक्रम चरक ने बतलाया। वाग्भट ने भी सेम बतलाया। वाग्भट ने भी अस्मनुसंघटनम वाग्भट ने भी बोला। वाग्भट ने जो एक्स्ट्रा बोला उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कर्ण में मंत्र, प्राण प्रत्यागमन में कर्ण में मंत्र उच्चार का उल्लेख किसने किया? तो प्राण प्रत्यागमन में कर्ण में मंत्र उच्चार का उल्लेख किसने किया है? कर्ण में मंत्रोच्चार का उल्लेख, कर्ण में मंत्रोच्चार का उल्लेख किसने किया है? वाग्भट ने किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि प्राण प्रत्यागमन में कर्ण में मंत्र उच्चार का उल्लेख किसने किया है? तो कर्ण में मंत्र उच्चार का उल्लेख किसने किया? वाग्भट ने किया। और एक रसरत्न समुच्चय ने भी बोला है। रसरत्न समुच्चय ने बोला है कर्ण में कांसे की थाली बजाना। कर्ण में कांसे की, जो कांसा मतलब पीतल जैसा आता है, उसकी थाली बजाना कान में किसने बतलाया? तो प्राण प्रत्यागमन में कर्ण में कांसे की थाली बजाना, कर्ण में कांसे की थाली बजाना, कर्ण में कांसे की थाली बजाना, इसका उल्लेख किसने किया है? कर्ण में कांसे की थाली बजाना, इसका उल्लेख किसने किया है? रसरत्न समुच्चय। तो पहला आप लिख लेना प्राण प्रत्यागमन। नवजात शिशु परिचर्या का पहला उपक्रम चरक ने क्या माना? प्राण प्रत्यागमन। प्राण प्रत्यागमन में हमने देखा अस्मनुसंघटनम, शीतल और उष्ण जल से परिषेक, तीसरा कृष्ण कपालिका से हवा करते हैं। चरक ने तीन बतलाए। कर्ण में मंत्र उच्चार का उल्लेख किसने किया? वाग्भट ने किया। कर्ण में कांसे की थाली बजाने का उल्लेख किसने किया? तो रसरत्न समुच्चय ने किया। ये पहला हो गया आपका प्राण प्रत्यागमन। प्राण प्रत्यागमन के बाद हम दूसरा जाते हैं, तो दूसरा आता है आपका स्नान। नवजात शिशु परिचर्या में लिखवा रहा हूं आपको, है ना, लिखते जाना, नोट्स हम पर्याप्त नहीं दिया हुआ है। दूसरा आता आपका स्नान। स्नान चरक ने क्या बोला? तो चरक ने बोला स्नान के लिए प्रकृति की, शिशु की प्रकृति की समीक्षा करके स्नान कराते। शिशु की प्रकृति की समीक्षा करके स्नान, शिशु की प्रकृति की समीक्षा करके स्नान, शिशु की प्रकृति की समीक्षा करके स्नान कराते। किसने बोला है? चरक ने बोला। शिशु की प्रकृति की समीक्षा करके स्नान कराते, चरक ने बोला है। सुश्रुत ने स्नान की कितनी विधियां बतलाई और वाग्भट ने स्नान की कितनी विधियां बतलाई? तो सुश्रुत ने स्नान की 4 विधियों का उल्लेख किया और वाग्भट ने स्नान की 5 विधियों का उल्लेख किया। सुश्रुत ने स्नान की 4 विधि और वाग्भट ने स्नान की 5 विधियों का उल्लेख किया। चरक ने प्रकृति की समीक्षा करके स्नान करने का कहा है। सुश्रुत ने स्नान की 4 विधियों का उल्लेख किया है और वाग्भट ने स्नान की 5 विधियों का उल्लेख किया है। दूसरा स्नान। तीसरा मेरी एमपी मुख विशोधन पर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। नवजात शिशु परिचर्या में पहला प्राण प्रत्यागमन, दूसरा स्नान। स्नान में चरक के अनुसार प्रकृति की समीक्षा करके करते हैं। सुश्रुत ने स्नान की 4 विधियां बतलाई, वाग्भट ने स्नान की 5 विधियां बतलाई। तीसरा वेरी एमपी एग्जाम में क्वेश्चन आता मुख विशोधन। मुख विशोधन, मुख विशोधन कैसे कराना है बच्चे का? सभी आचार्यों के अनुसार पूछते हैं। तो चरक के अनुसार तो मुख विशोधन किससे करते हैं? उंगली से कराते हैं। चरक के अनुसार एग्जाम में पूछे कि चरक अनुसार नवजात शिशु परिचर्या में मुख विशोधन किससे निर्देशित है? मधु सर्पी से, सेंधव सर्पी से, उंगली से, किससे? तो चरक ने मुख विशोधन किससे करने को बोला? उंगली से करते हैं। उंगली से करने को बोला। बच्चे का मुख साफ करना है तो उंगली, वो भी नाखून कटी होना चाहिए, उंगली से करते हैं। और उसका क्रम पूछते हैं कि क्रम क्या है उसका? तो क्रम जो बोला है वो क्रम क्या बोला है आपका? चरक के अनुसार उंगली से करते हैं। और क्रम पूछे मुख विशोधन का क्रम, तो मुख विशोधन का क्रम चरक ने बोला। विशोधन का क्रम चरक ने क्या बोला है? ओष्ठ, कंठ, जीहा। तालु, ओष्ठ, सबसे पहले तालु साफ करते, फिर ओष्ठ, फिर कंठ और फिर जीहा। तालु, ओष्ठ, कंठ, जीहा सबसे लास्ट में साफ करते। तालु एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले क्या साफ करते हैं? तो सबसे पहले तालु साफ करते हैं, तालु के बाद ओष्ठ, ओष्ठ के बाद कंठ और कंठ के बाद जीहा। तो ये तो मुख विशोधन हो गया आपका चरक के अनुसार। सुश्रुत के अनुसार मुख विशोधन किससे करते हैं? तो सुश्रुत विशोधन सेंधव सर्पी से करने का बोला। सुश्रुत अनुसार पूछे मुख विशोधन किससे?
तो सेंधव सर्पिस है। और वाग्भट के अनुसार पूछे तो वाग्भट के अनुसार लिखना वचा सेंधव सर्पिस है। वाग्भट के अनुसार किससे करते हैं? वचा सेंधव सर्पी से करते हैं। वाग्भट के अनुसार मुख विशोधन किससे करते हैं? वचा सेंधव सर्पी से करते हैं। वाग्भट के अनुसार मुख विशोधन किससे करते हैं? वचा सेंधव सर्पी से करते हैं। तो मुख विशोधन चरक के अनुसार उंगली से, सुश्रुत के अनुसार पूछे तो सेंधव सर्पी से, और वाग्भट के अनुसार पूछे तो वचा सेंधव और सर्पी से। तो प्राण पर हमने दूसरा आपका देखा स्नान, तीसरा हमने देखा आपका क्या देखा? मुख विशोधन। मुख विशोधन चरक के अनुसार उंगली कंठ और जीना। सुश्रुत के अनुसार मुख विशोधन पूछे तो सेंधव सर्पी से। वाग्भट के अनुसार मुख विशोधन पूछे तो किससे करते हैं? वचा सेंधव सर्पी से करते हैं। अब मुख विशोधन के बाद अगला आता है आपका गर्भोदक वमन। गर्भोदक वमन किससे कराते हैं? तो गर्भोदक वमन का वर्णन किसने किया है? चरक और वाग्भट ने। गर्भोदक वमन चरक और वाग्भट ने किससे कराने का बोला है? सेंधव सर्पी से। चरक और वाग्भट के अनुसार चरक और वाग्भट के अनुसार गर्भोदक वमन किससे कराते हैं? सेंधव और सर्पी से कराते हैं। वमन पूछे किससे कराते हैं? तो गर्भोदक वमन चरक वाग्भट के अनुसार किससे कराते हैं? सेंधव सर्पी से। जबकि सेंधव सर्पी से सुश्रुत के अनुसार पूछे तो मुख विशोधन है। चरक वाग्भट के अनुसार सेंधव सर्पी गर्भोदक वमन है। तो गर्भोदक वमन हो गया। अगली नवजात शिशु परिचर्या का लास्ट पॉइंट आता है, पूछते हैं कर्तन, नाभिनाल कर्तन, ये इतना लिख लेंगे। नाभिनाल कर्तन तो नोट्स में लिखा हुआ है। सर आपकी आवाज कट कट आ रही है सर। सर कुछ बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, छूट रहा है मतलब। अरे भाई लोग आवाज नहीं आ रही है। आ रही सर, आवाज आ रही? आ रही आ रही। तो अगला हमारा जो नाभिनाल कर्तन, कर्तन के बारे में, तो नाभिनाल कर्तन जो है चरक और वाग्भट के अनुसार दूरी पर। तो चरक के अनुसार जो है नाभिनाल कर्तन करते हैं 8 अंगुल की दूरी पे करते हैं। और तीक्ष्ण शस्त्र से, जैसे ब्लेड आदि से नाभि को काट दिया जाए। तो 8 अंगुल की दूरी पे किसने बोला? चरक ने। सुश्रुत में भी 8 अंगुल की दूरी पर नाभिनाल कर्तन करने का किससे करने का बोला है? धागे से। धागे से या आपका जो धागा जो होता है उससे नाभि को काटना चाहिए, ये सुश्रुत ने बोला। 8 अंगुल की दूरी। और वाग्भट के 4 अंगुल की दूरी पर करते हैं। वाग्भट के अनुसार कितनी दूरी पर करते हैं? 4 अंगुल की दूरी। और वाग्भट ने भी धागे से, सूक्ष्म धागे से ही नाभिनाल कर्तन का बोला है। तो चरक और सुश्रुत के अनुसार पूछे तो 8 अंगुल की दूरी पे है। वाग्भट के अनुसार पूछे तो 4 अंगुल की दूरी पे करें। चरक ने तीसरे शस्त्र से काटने का बोला है, वाग्भट ने और सुश्रुत ने किससे काटने का बोला? धागे से काटने का बोला। तो कितनी दूरी पे काटते हैं? और फिर कुष्ठ तेल से परिसेचन का उल्लेख किसने किया? नाभिनाल कर्तन के पश्चात कुष्ठ तेल से परिसेचन का उल्लेख किसने किया है? आपके वाग्भट ने किया। नाभिनाल कर्तन के पश्चात कुष्ठ तेल से परिसेचन का उल्लेख किसने किया है? वाग्भट ने किया। ये तो हो गया कर्तन। 8 अंगुल की दूरी पर चरक और सुश्रुत ने बोला, वाग्भट ने 4 अंगुल की दूरी पर। फिर पुष्ट तेल से परिसेचन का उल्लेख किसने किया? तो पुष्ट तेल से परिसेचन का उल्लेख किसने किया? वाग्भट। अब नाभिनाल कर्तनजन्य विकार कितने होते हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो नाभिनाल कर्तनजन्य विकार, नाभि काटते समय जो विकार होते हैं, नाभिनाल कर्तनजन्य विकार
कर्तनजन्य विकार जो होते हैं नाभिनाल कर्तनजन्य विकार, चरक ने 4 माने। चरक के अनुसार पूछे तो कितने हैं? 4। चक्रपाणी ने कितने माने? तो चक्रपाणी ने माने हैं 6। चरक के 4 है, चक्रपाणी के 6 है। अष्टांग संग्रह ने कितने माने? तो अष्टांग संग्रह ने नाभिनाल कर्तनजन्य विकार कितने माने? 2। अब एक एक के बारे में हम देखेंगे। चरक ने 4 कौन कौन से माने? तो चरक के जो 4 है वो वेरिएंट थी, उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और विजंबिका। उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और विजंबिका। उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और विजंबिका। 4 कौन कौन से हो गए? चरक के अनुसार पूछोगे नाभिनाल कर्तनजन्य विकार कौन कौन से 4? तो चरक ने नाभिनाल कर्तनजन्य विकार 4 माने। कौन कौन से? उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और विजंबिका। अब विनामिका और विजंबिका क्या होती है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो विनामिका क्या है भाई? ऐसी नाभिनाल जो किनारों से उठी हो और बीच में दबी हो। जो किनारों से उठी हुई हो और बीच में दबी हुई हो उसको हम क्या बोलते हैं? विनामिका बोलते हैं। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा नाभिनाल कर्तनजन्य विकार कौन सा है जिसमें कि नाभि कभी घटती और कभी बढ़ती है। नाभि घटती है और बार बार घटती और बढ़ती है, किस नाभिनाल कर्तनजन्य विकार है? तो ऐसे नाभिनाल कर्तनजन्य विकार कौन सा है जिसमें नाभि घटती और बढ़ती है? तो वो कौन सा है भैया? आपका विजंबिका। नाभिनाल कर्तनजन्य विकार कौन सा है जिसमें नाभि बार बार घटती बढ़ती है? विजंबिका। जो किनारों से उठी हुई हो बीच में दबी हुई वो कौन सी है? विनामिका। तो चरक ने 4 मानी है, उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और विजंबिका। फिर अष्टांग संग्रह ने 2 कौन सी मानी? तो अष्टांग संग्रह ने भी 2 कौन सी मानी? विनामिका और विजंबिका। अष्टांग संग्रह के अनुसार पूछे 2 कौन कौन सी? तो अष्टांग संग्रह ने भी 2 ही मानी। कौन सी? विनामिका और विजंबिका। फिर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि नाभिनाल कर्तनजन्य विकारों में तुंड नाभि का वर्णन किसने किया? तो तुंड नाभि का वर्णन किसने किया? सुश्रुत ने। तुंड नाभि का वर्णन कई बार क्वेश्चन आया, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है कि तुंड नाभि का वर्णन किसने किया? तो तुंड नाभि का वर्णन किसने किया? सुश्रुत ने। दोष क्या होता है? तुंड नाभि में दोष क्या होता है? वात दोष होता है। तुंड नाभि का वर्णन सुश्रुत ने किया है। दोष क्या होता है? वात दोष होता है। इसके अंदर तुंड नाभि में दोष क्या होता है? वात दोष होता है। और वर्णन किसने किया है? सुश्रुत ने। वात के कारण नाभि फूल जाती है वेदना के साथ में। नाभि का फूल जाना वात के कारण वेदना के साथ में, तो उसको क्या नाम बोला? तुंड नाभि। और तुंड नाभि के अलावा नाभि कुंडल का वर्णन किसने किया है? तो नाभि कुंडल का वर्णन किया है रसरत्न समुच्चय ने। नाभि कुंडल का वर्णन किसने किया है? रसरत्न समुच्चय ने किया। अहितुंडिका का वर्णन पूछे तो चक्रपाणी ने किया, चक्रदत्त ने किया। अहितुंडिका का वर्णन किसने किया है? चक्रदत्त ने। तो यह आपका आता है नवजात शिशु परिचर्या। दूसरा टॉपिक आपका हमने देखा नवजात शिशु परिचर्या में आपको क्या याद रखना है, इसको टिक भी कर लेंगे और इसी के साथ संस्कार भी टिक करके आज के लिए यही एंड कर देंगे अपन। तो नवजात शिशु परिचर्या में हमने देखा कि नवजात शिशु परिचर्या का प्रथम उपक्रम पूछे क्या? तो प्रथम उपक्रम चरक ने क्या माना है? प्राण प्रत्यागमन। सुश्रुत और वाग्भट ने नवजात शिशु परिचर्या का प्रथम उपक्रम पूछे क्या माना? तो सुश्रुत और वाग्भट ने नवजात शिशु परिचर्या का प्रथम उपक्रम क्या माना? उल्व परिमार्जन। फिर हमने देखा प्राण प्रत्यागमन क्या होता है। तो प्राण प्रत्यागमन हमने देखा कि भाई कान में पत्थर बजाना, कृष्ण कपालिका से हवा करना और शीतल और उष्ण जल से परिषेक करना, ये चरक ने 3 विधियां बतली। प्राण प्रत्यागमन में कर्ण में मंत्र उच्चार का उल्लेख किसने किया? तो क्या लगाओगे? वाग्भट। प्राण प्रत्यागमन में कान में कांसे की थाली बजाने का उल्लेख किसने किया? तो क्या लगाओगे? रसरत्न समुच्चय ने किया, ये आप लगाओगे। फिर हमने देखा दूसरा स्नान। तो स्नान चरक के अनुसार पूछे तो बच्चे की प्रकृति देखना है कि उसको स्नान की जरूरत है कि नहीं है। तो चरक के अनुसार प्रकृति की समीक्षा करके सुश्रुत ने स्नान की 4 विधियां बतलाई, वाग्भट ने स्नान की 5 विधियां बतलाई। फिर हम गए मुख विशोधन। तो चरक के अनुसार मुख विशोधन उंगली से कराना है। आपके सुश्रुत के अनुसार पूछे तो सेंधव सर्पी से कराना है और वाग्भट के अनुसार पूछे तो वचा सेंधव सर्पी से मुख विशोधन। चरक ने जो क्रम बतलाया तालु, ओष्ठ, कंठ और जीहा।
और उंगली से बोला। सुश्रुत ने सेंधव सर्पी से बोला और वाघ भट्ट ने वचा सेंधव सर्पी से बोला। चौथा उपक्रम हमने नवजात शिशु परिचर्या का देखा। क्या देखा भाई? गर्भोदक वमन। गर्भोदक वमन का वर्णन ओनली किसने किया है? चरक ने और वाघ भट्ट ने किया। सुश्रुत ने गर्भोदक वर्णन का वर्णन नहीं किया। गर्भोदक वमन का वर्णन चरक वाघ भट्ट ने किया और किससे करने को बोला? सेंधव सर्पी से। सुश्रुत ने सेंधव सर्पी से मुख विशोधन बोला। चरक वाघ भट्ट ने सेंधव सर्पी से कौन सा कर्म बोला है? गर्भोदक वमन बोला। ये हमने देखा कि नाभिनाल कर्तन हमने देखा। नाभिनाल कर्तन चरक और सुश्रुत के अनुसार 8 अंगुल की दूरी पे करते हैं। चरक ने तीक्ष्ण शस्त्र से काटने का बोला है, सुश्रुत ने धागे से, वाघ भट्ट ने भी धागे से। वाघ भट्ट के अनुसार 4 अंगुल की दूरी पर करते हैं। और नाभिनाल कर्तन के पश्चात पुष्ट तेल से सींचन का उल्लेख किसने किया? तो नाभिनाल कर्तन के पश्चात पुष्ट तेल से सींचन का उल्लेख किसने किया? वाघ भट्ट ने। नाभिनाल कर्तन जन्य विकार कितने? तो चक्रपाणी ने 6 माने, चरक ने 4 माने। चक्रपाणी ने कितने माने? 6। चरक ने कितने माने? 4। कौन कौन से? उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और बीजंबिका। जो किनारों से उठी हो, बीच में दबी हो, वो कौन सी? विनामिका। बीजंबिका जो बार बार घटती बढ़ती, उसको हम क्या बोलते हैं? बीजंबिका। अष्टांग संग्रह ने भी 2 मानी, विनामिका और बीजंबिका। नाभि कुंडल का वर्णन रसरत्न समुच्चय ने किया है। तुंड नाभि का वर्णन सुश्रुत ने किया। तुंड नाभि में दोष पूछे तो दोष क्या है? वात दोष है, ये हमने देखा। और आपका अहितुंडिका का वर्णन किसने किया है? अहितुंडिका का वर्णन किसने किया है? आपके चक्रदत्त ने, चक्रपाणी ने किया। तो ये नवजात शिशु परिचर्या में। और इसके बाद में आपका हमारा आज का लास्ट टॉपिक आता है संस्कार, कि भाई बच्चों में संस्कार कौन सा कब करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के मन से कभी भी कोई भी कर लिया। तो संस्कार के बारे में समझ लीजिए, फिर इसको टिक कर लेंगे। तो संस्कार जो है, सबसे पहला संस्कार हमारा, आपने अभी अभी आपकी न्यूली मैरिड कपल हो, आप अभी अभी नई शादी हुई है, आप दोनों ही आयुर्वेद डॉक्टर हैं, वाइफ भी डॉक्टर है आयुर्वेदिक, आप भी डॉक्टर हैं। तो सबसे पहला बोले कि यार संतान चाहिए हमको। तो संतान चाहिए तो हमको सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। गर्भाधान संस्कार, भाई संतान की चाहते हैं तो सबसे पहले गर्भाधान तो करना ही पड़ेगा। तो गर्भाधान संस्कार सबसे पहला संस्कार, जिसमें पुरुष की एज जो होती कम से कम 25 साल होना चाहिए और महिला की एज जो है 16 वर्ष होना चाहिए। पुरुष की एज कितनी? 25 वर्ष, और महिला कम से कम 16 वर्ष की होना चाहिए। तो गर्भाधान आपने अच्छे से सोच समझ के किया। फिर उसके बाद दूसरा संस्कार होता है आपका पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार, आप गर्भाधान हो गया, यूपीटी टेस्ट कराया, आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो बोले अब यार, बोले मैक्सिमम हर घर की एक ही कहानी है कि यार लड़का हो जाए तो बहुत बढ़िया है ना। कई लोग बोलते हैं लड़की हो जाए खराब नहीं है, लेकिन आजकल के जो एजुकेटेड है वो लड़की को खराब तो नहीं मानते। और पहली संतान तो एजुकेटेड फैमिली है तो कोई सी वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गांव के अंदर या जो पिछड़ा क्षेत्र है हमारा, वहां पे लड़के की मांग ज्यादा होती है। तो पुंसवन संस्कार, अब कई जगह लड़की की भी मांग होती है, ऐसा नहीं है। तो इच्छित संतान की प्राप्ति के लिए, जरूरी नहीं पुंसवन लड़के के लिए किया जाए, इच्छित संतान प्राप्ति के लिए जो संस्कार किया जाता है वो कौन सा संस्कार है? आपका पुंसवन संस्कार। लड़का चाहिए तो बात दक्षिण नासा में डाल दीजिए, लड़की चाहिए तो वाम नासा में डाल दीजिए। तो डालना क्या है? तो भाई अलग अलग विधियां बतलाइए, वो स्त्री प्रसूति का टॉपिक है। पुंसवन कहाँ क्या कैसा क्या डालना, ये बात की बात है। पुंसवन संस्कार कब करना चाहिए? तो चरक के अनुसार प्राग व्यक्ता भाव। प्राग व्यक्ता भाव मतलब कि बच्चे के भाव, भाई लिंग नहीं बने उसके पहले आप पुंसवन करोगे तो काम का है, नहीं तो आप चौथे 5वें महीने में जाके पुंसवन संस्कार कर रहे हो तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो प्राग वक्त अभावात, ये पुंसवन का काल किसने बोला? चरक ने। और लब्ध गर्भया, लब्ध गर्भया किसने बोला? सुश्रुत ने और अष्टांग संग्रह ने। दूसरा संस्कार, पहले हमने गर्भाधान किया, गर्भाधान के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव है, बोले लड़का चाहिए लड़की चाहिए, बोले ये संस्कार कर लो पुंसवन संस्कार। चरक के अनुसार प्राग व्यक्ता भावा, सुश्रुत अष्टांग संग्रह के अनुसार लब्ध गर्भ, ठीक है भाई। लक्ष्मणा वर्षुंग सहदेवा विश्वदेवा, ये सुश्रुत ने 4 औषधियां बतलाई है। लक्ष्मणा वर्षुंग सहदेवा और विश्वदेवा को दक्षिण नासा में डालते हैं तो लड़का होता है, वाम नासा में डालते हैं तो लड़की होती है, ठीक है भैया। अब तीसरा संस्कार आता है गर्भावस्था में ही किया जाने वाला, तीसरा संस्कार है आपका सीमंत उन्नयन। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि सीमंत उन्नयन संस्कार कब किया जाता है? तो सीमंत उन्नयन संस्कार किया जाता है गर्भावस्था के 4थे महीने में।
कि प्रेगनेंसी है तो गर्भावस्था के 4थे महीने में अच्छी संतान हो, बुद्धिमान हो, अच्छी संतान प्राप्ति के लिए सीमंत उन्नयन संस्कार कब किया जाता है? गर्भावस्था के 4थे महीने। ठीक, तो पहले 3 हो गए, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंत उन्नयन संस्कार। ये बच्चा पैदा होने की पहले की अवस्था, 3 संस्कार। अब बच्चा हो गया तो सबसे पहले हमारा स्तन्यपान संस्कार कराते हैं। सबसे पहले हम क्या कराते हैं? स्तन्यपान। बच्चे को दूध पैदा हो वैसे स्तन्यपान। तो चरक तो बोलते हैं कि जन्म के तुरंत बाद आपको स्तन्यपान कराना है। चरक ने क्या बोला? जन्म के तुरंत बाद बच्चे को स्तन्यपान करा दीजिए आप। सुश्रुत और वाग्भट बोलते हैं कि स्तन्यपान पहले दिन नहीं कराना। सुश्रुतों के अनुसार तो स्तन्य की उत्पत्ति, लास्ट टाइम एमपीपीएससी जो पेपर आउट हो गया था उसमें क्वेश्चन आया था कि सुश्रुत अनुसार स्तन्य की उत्पत्ति कब होती है। तो सुश्रुत 2 पेपर हुए थे उस टाइम पे, एक पेपर आउट हो गया था, वो आउट पेपर को कैंसिल कर दिया था, फिर एग्जाम वापस हुई थी 1 साल बाद में। तो उस कंडीशन में उस क्वेश्चन पेपर में, आउट पेपर में क्वेश्चन आया था कि स्तन्य की उत्पत्ति सुश्रुत के अनुसार कब होती है। तो स्तन्य की उत्पत्ति सुश्रुत के अनुसार तीसरे से चौथे दिन बतलाई। कब बतलाई? तीसरे से चौथे दिन। तो चरक के, सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार स्तन्यपान संस्कार भी कब कराने का बोला है? चौथे दिन कराने का बोला। चरक के अनुसार जन्म के तुरंत बाद स्तन्यपान संस्कार कराते हैं। सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार स्तन्यपान संस्कार कब कराया जाता है? चौथे दिन। बोले 4 दिन तक क्या बच्चे भूखा रखें? तो सुश्रुत और वाग्भट ने 4 दिन की व्यवस्था भी की है। तो बच्चे को पहले दिन सुश्रुत कहते हैं कि अनंता मिश्रित मधु सर्पी देना है। पहले दिन क्या देना है उसको? अनंता मिश्रित मधु सर्पी। दूसरे दिन क्या देना है बोले बच्चे को? तो दूसरे दिन और तीसरे दिन लक्ष्मणा सिद्ध घृत देते हैं। पहले दिन क्या देना है? अनंता मिश्रित मधु सर्पी। दूसरे और तीसरे दिन देना है लक्ष्मणा सिद्ध घृत। और चौथे दिन 100 पानी तल की मात्रा में, 100 पानी तल की मात्रा में मधु घृत चटा करके बच्चे को स्तनपान कराते। कब कराते? चौथे दिन। और कितनी बार कराना है? 2 बार। स्तनपान भी पूछे कितने बार कराते हैं? तो 2 बार। तो पहले दिन अनंता मिश्रित मधु सर्पी, दूसरे दिन और तीसरे दिन बच्चे को लक्ष्मणा सिद्ध घृत दीजिए, और चौथे दिन 100 पानी तल की मात्रा में बच्चे को दिन में 2 बार स्तन्यपान करा दीजिए। तो ये तो पहला आपका हो गया, जन्म के बाद आपने स्तन्यपान संस्कार याद होना चाहिए। चरक के अनुसार जन्म के तुरंत बाद, सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार चौथे दिन। तो 3 दिन क्या देना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्तन्यपान संस्कार के बाद में आता आपका छोटे छोटे, जो बच्चा जब छोटा है पहला महीने में, तो पहले महीने में और कौन कौन से संस्कार किया जाता है? तो स्तन्यपान हो गया। इसके अलावा दूधपान संस्कार पूछो भाई। दूध क्या? अभी जैसे आजकल की माओ को दूध आता ही नहीं है ना। जैसे ही बच्चा सीजेरियन डिलीवरी होगा तो दूध ही नहीं आता है, तो उसको हम पीली थैली का दूध ला के देते हैं बच्चे को, है ना, सांची की पीली थैली का दूध। लेकिन दूधपान संस्कार चरक ने नॉर्मली कब किया जाता है? तो सूर्य दर्शन, चंद्र दर्शन, बच्चों को घर से बाहर भी नहीं निकालना, सूर्य दर्शन भी नहीं कराना, चंद्र दर्शन भी नहीं कराना। तो सूर्य दर्शन, चंद्र दर्शन, दूधपान संस्कार पहले महीने में। कब बोला है? जन्म के पहले महीने में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते सूर्य दर्शन, चंद्र दर्शन, बीएचओ में क्वेश्चन आया है। तो सूर्य दर्शन, चंद्र दर्शन संस्कार कब किया जाता है? 1 माह किया। नामकरण संस्कार, बच्चा जैसे ही होता है तो सबसे पहली चीज जो है दिमाग में आती है कि यार इसका नाम क्या रखना। अब पहला बच्चा होता है तो सबके लिए प्यारा होता है। मौसी भी उसका नाम सोचती, बुआ भी उसका नाम सोचती, दादी भी सोचती, दादा भी सोचते, नाना भी सोचते, नानी भी सोचती। तो कंफ्यूजन हो जाता। माता पिता तो ऐसे उलझन में किसका सुने? बुआ का सुन ले तो मासी का बुरा लग जाए, मासी का सुन ले तो बुआ को बुरा लग जाए। तो इसलिए हिंदुस्तान में बच्चे का नामकरण कभी भी 10वें दिन तक होता ही नहीं। नामकरण संस्कार 10 दिन तक कराने का बोला, 10वें दिन। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम ऐसे सौभाग्यशाली बच्चे होंगे जिनका नामकरण 10वें दिन होता होगा, है ना। 10वें दिन नहीं हो तो फिर बोले 100वें दिन या 1 वर्ष में भी नामकरण संस्कार कर सकते हैं। अब नामकरण रखना है तो बच्चे के 2 नाम रखने का बोले चरक ने, एक नाक्षत्रिक नाम और एक अभिप्रायक नाम। नाक्षत्रिक नाम जो पंडित आपने जो टाइम लिखा होगा कि बच्चा कितने बजे पैदा हुआ है, तो पंडित उसका नाम निकाल के बतलाता है नक्षत्र के अनुसार। भागीरथ, भरत, भवानी शंकर, त्रिभुवन, तो ऐसे नाम पुराने समय में रखे जाते थे। आजकल ऐसे नाम बच्चों को भी पसंद नहीं आते हैं और किसी को पसंद नहीं आते। तो नाक्षत्रिक नाम जो थोड़ा बड़ा हुआ करता था,
2 से 4 अक्षर का। और अभिप्रायिक नाम जो घर के लोग बोलते हैं, मौसी का नाम अलग होता है, बुआ अलग बोलती है, पापा अलग बोलते हैं, मम्मी अलग, गोलू, मोलू, सोनू, टोनू, पोनू, क्या पता कितने ही नाम रख दिए जाते हैं बच्चे के हैं। तो 2 नाम रखना है। नामकरण संस्कार 10वें दिन, कभी कभी 100वें दिन और 1 वर्ष में भी करते हैं, और बच्चे के 2 नाम रखते हैं, अभिप्रायिक नाम और नाक्षत्रिक नाम। और ये नामकरण संस्कार हमको क्या ज्ञान कराता है? तो ये आयु का ज्ञान कराता है, आयु का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? आयु का ज्ञान कराता है। तो नामकरण संस्कार हो गया। अब नामकरण संस्कार हो गया, अब बच्चे को बाहर ले जाना, बोले खजराना वजराना ले जाना, बहुत दिन हो गए कहीं घूमे ही नहीं, माँ भी अलग है, वो अब बच्चा छोटा है तो माँ भी बाहर नहीं निकल पा रही और बच्चा भी नहीं जा पा रहा, तो माँ, बच्चे से ज्यादा माँ को टेंशन, बोले बहुत दिन हो गया घर से बाहर ही नहीं निकले। पुराने समय में ऐसा होता, आजकल तो इतना होता नहीं है। तो बच्चे का निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। आईसीयू में क्वेश्चन आया था भैया संस्कार से, तो निष्क्रमण संस्कार करते हैं, बच्चे को खजराना ले जाओ कि बड़ा गणपति ले जाओ कि कहीं और ले जाओ। निष्क्रमण संस्कार बच्चे का किया जाता है 4 महीने में। 4 महीने का जब बच्चा हो जाए तो उसको निष्क्रमण बाहर ले जाते हैं, भगवान के दर्शन कराते हैं, मंदिर ले जाते हैं। निष्क्रमण संस्कार के बाद में आता है आपका अगला उपवेशन संस्कार। बच्चा जब घुटने घुटने चलता है, फिर धीरे धीरे एकदम से जिस दिन बैठ जाए तो उस दिन वो खुशी का माहौल हो जाता है कि अरे यार बैठने लग गया, अरे यार ये तो बैठने लग गया। तो उपवेशन संस्कार, उपवेशन संस्कार 6 माह में, बच्चे के लिए उपवेशन संस्कार कितना बोला है? 6 माह में। लेकिन वाघभट्ट के अनुसार पूछा जाए तो 5 माह लगा। काश्यप के अनुसार उपवेशन संस्कार 6 माह में, लेकिन वाघभट्ट के अनुसार स्पेशली पूछे कि वाघभट्ट के अनुसार उपवेशन संस्कार किस माह में कराते हैं? तो 5 माह में कराते हैं। उपवेशन संस्कार 6 माह में, वाघभट्ट के अनुसार पूछे तो 5 माह में। उपवेशन के बाद में आता फिर आपका अगला संस्कार फल प्राशन, बच्चे को फिर खिलाना पिलाना स्टार्ट करना। तो फल प्राशन संस्कार का उल्लेख ओनली काश्यप ने किया, 6 माह में करते हैं। और काश्यप के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार कितने में किया जाता है? 10 माह। फल प्राशन 6 माह में, अन्नप्राशन 10 माह काश्यप के अनुसार। लेकिन अन्य आचार्य के अनुसार पूछे, सुश्रुत के अनुसार, वाघभट्ट के अनुसार अन्नप्राशन तो 6 माह लगे। काश्यप के अनुसार फल प्राशन 6 माह में, अन्नप्राशन 10 माह में। लेकिन अन्य आचार्य के अनुसार अन्नप्राशन पूछे तो 6 माह लगाना। सुश्रुत ने, वाघभट्ट ने अन्नप्राशन कितने माह में बोला? 6 माह में। काश्यप ने 10 माह में। फिर इसके बाद में आता है आपका अक्षर लेखन संस्कार, बच्चे को पढ़ाने बिठाना है। तो अक्षर लेखन संस्कार 5 वर्ष में बोला। आजकल के बच्चों को हम इतना प्रेशर करते हैं, 2.5 साल से तो एक तो उसको हम स्कूल में डाल देते हैं, और वो फिर उसके बाद में पेंसिल नहीं पकड़ पाए तो हम उसको, अरे यार ये तो उसको कुछ नहीं आए, अरे यार ये तो पेंसिल भी नहीं पकड़ पाया। फिर अगले साल 3.5 साल में, अरे यार तो अभी भी कुछ नहीं सीख रहा है, तो उसको थोड़ा बड़ा तो होने दो, उसको अभी तुम कलेक्टर बना दोगे। तो अक्षर लेखन संस्कार बोला है 5 वर्ष में। कितने वर्ष में बोला? 5 वर्ष में। और एक आपका चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये 3 से 5 वर्ष में। तो ये संस्कार के बारे में और प्राण आपके जो है इसके बारे में टिक कर लीजिए। कुछ पॉइंट मैंने जो एक्स्ट्रा लिखवाए हैं नवजात शिशु परिचर्या के, वो आप लोगों ने ऐड कर लिए होंगे। अब तो इसमें पेज नंबर जो आपका अगला पेज 5 नंबर का जो पेज है उस पर टिक कर लेना है। इधर का तो आप पढ़ लेना, नॉर्मल चीजें मैंने सारी समझा दी, वही विभाजन और मॉडर्न के अनुसार। इधर आ जाइए, जात मात्र क्या होता है इसके बारे में टिक पढ़ लीजिए। जन्म के पश्चात जो सबसे छोटी अवस्था होती है उसको हम सद्युजात कहते हैं। 2 भागों में बांटा गया, सद्युजात और नवजात। नाभिनाल कटने से पहले तक की अवस्था, बच्चा जैसे ही जन्म होता है वैसे ही उसका सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? नाभिनाल काटते हैं। तो नाभिनाल काटने से पहले तक की अवस्था को सद्योजात कहते हैं, और नाभिनाल काटने के बाद से लेके 4 सप्ताह तक उसको हम क्या बोलते हैं? नवजात कहते हैं। फिर नीचे टिक लें, जात मात्र के मुख विशोधन सेंधव सर्पी से करने का किसने बोला? सुश्रुत ने। जात मात्र का मुख विशोधन सेंधव सर्पी से किसने बोला? सुश्रुत ने बोला। लिख लेना वहां पे सुश्रुत अनुसार। जात मात्र को बला तेल से अभ्यंग करके छिरी वृक्ष कसाई से स्नान का उल्लेख किसने किया? तो बला तेल से अभ्यंग करके छिरी वृक्ष कसाई से स्नान का उल्लेख भी किसने किया? सुश्रुत ने किया। जात मात्र को स्तनपान चरक के अनुसार जन्म के तुरंत बाद कराते हैं, सुश्रुत वाघभट्ट के अनुसार चौथे दिन कराते हैं। तो 4 दिन तक क्या देना है? तो जन्म के प्रथम दिन अनंता मिश्रित मधु सर्पी 3 बार देना। कितनी बार चटाना? 3 बार, त्रिकालम चटाए। दूसरे और तीसरे दिन लक्ष्मणा सिद्ध मधु घृत देते हैं।
और चौथे दिन टिक कर लेना शिशु को 100 पानी तल की मात्रा में मधु घृत चटा करके द्विकालम, कितनी बार स्तनपान कराना है? 2 बार कराना। ये हो गया। फिर नीचे जात कर्म संस्कार के बारे में टिक कर लेना। सद्योजात बालक के माता के जरायु से बाहर आने से लेकर के नाभिनाल कर्तन तक के समय को हम क्या कहते हैं? जात कर्म कहते हैं। शरीर शोधन, कंठ विशोधन, प्राण प्रत्यागमन, नाभिनाल छेदन, वाग्भट के अनुसार प्रजापत्य विधि से जात कर्म को उल्लेख किसने किया? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते कि प्रजापत्य विधि से जात कर्म को उल्लेख किसने किया? वाग्भट ने। नीचे अबगार स्कोर, प्रजापत्य विधि से जात कर्म को उल्लेख किसने किया? तो वाग्भट ने किया। अबगार स्कोर के बारे में टिक कर लेना कि अबगार स्कोर ये 1952 में बियरजीन अबगार के द्वारा आया। इसमें 5 चीजें होती है। ए से आपका अपीयरेंस टिक कर लेना, पेल होगा तो 0, ब्लू कलर का बच्चा पैदा होता है तो उसका अबगार स्कोर 1 होता है, और पिंक कलर का बच्चा होता है तो उसका अबगार स्कोर 2 लिखेंगे। पल्स और हार्ट रेट अगर अपसेंट है तो 0, पल्स अगर 100 से कम आती है तो उसका अबगार स्कोर 1 रहेगा, और 100 से ज्यादा आती है तो अबगार स्कोर 2 रहेगा। ग्रेमिनेंस मसल की टोन देखते हैं, बच्चे को पैर को दबाते हैं हम, तो मसल टोन अगर 0 है, अपसेंट है, तो उसका 0 रहेगा। ग्रेमिनेंस है तो 1 रहेगा, और क्राई एक्टिव है, बच्चा अच्छे से रो रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो उसका 2 रहेगा। एक्टिविटी में टिक कर लेना। लिम्प है तो 0, सम टोन है तो 1, और टोन है एक्टिव है बच्चा तो 2 रहेगा। और लास्ट में रेस्पिरेशन अपसेंट है तो 0, इरेगुलर है तो 1, और रेगुलर है और क्राई है तो 2 रहेगा। नॉर्मली क्वेश्चन नीचे से आता है, टोटल अबगार स्कोर 10 होता है। 0 से 3 को सीवियर माना जाता है, इसको आईसीयू या एनआईसीयू की जरूरत पड़ती है ऐसे बच्चों को। ऐसा बच्चा जिसका अबगार स्कोर 4 से 7 आ रहा है उसको माइल्ड बोलते हैं। और नॉर्मल अबगार स्कोर कितना होता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये 7 से 10 होता है। आजकल मशीन आती है उस पर बच्चे को रखते हैं, वैसे उसका अबगार स्कोर पता चल जाता है। अगर 0 से 3 आ रहा है तो बच्चे को रेस्ट्रिक्शन की आवश्यकता है, उसको आईसीयू एसएनसीयू में रखते हैं। 4 से 7 आ रहा है तो उसको माइल्ड कहते हैं, और 7 से 10 आ रहा है तो उसको सामान्य कहते हैं। नाभिनाल छेदन हमने देखा, अर्धधार शस्त्र से करते हैं। चरक के अनुसार टिक कर लेना 8 अंगुल की दूरी पर, तीक्ष्ण शस्त्र से काटना है। सुश्रुत के अनुसार अभी 8 अंगुल की दूरी पर सूक्ष्म धागे से बांधकर काटते हैं, और वाग्भट के अनुसार 4 अंगुल की दूरी पर धागे से बांध करके काटते हैं। पुष्ट तेल से परिषेक का उल्लेख किसने किया है? वाग्भट ने किया। चरक ने नाभिनाल कर्तनजन्य विकार 4 माने टिक कर लेना, उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और बीजंबिका। विनामिका टिक कर लेना, जो किनारों से उठी हुई बीच में दबी हो उसको विनामिका कहते हैं, और जो बार बार घटती बढ़ती उसको हम क्या कहते हैं? बीजंबिका कहते हैं। चिकित्सा टिक कर लेना, वातपित्त सामक चिकित्सा करते हैं। नाभिनाल कर्तनजन्य विकारों में चिकित्सा कैसी करते हैं? वातपित्त सामक। अभ्यंग उत्साधन परिषेक करते हैं, और वातपित्त सामक घरतों का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नाभिनाल कर्तनजन्य विकारों में चिकित्सा कैसे की जाती है, तो वातपित्त सामक चिकित्सा की जाती है। सुश्रुत के अनुसार नाभि विकार में तुंड नाभि का वर्णन किया, और उसमें दोष पूछते हैं तो वात दोष होता है। वात दोष के कारण नाभि खुल जाती है तो उसको सुश्रुत ने क्या नाम दिया? तुंड नाभि। तुंड नाभि के बाद में नीचे वृद्ध वाग्भट ने नाभि विकार 2 माने टिक कर लेना, विनामिका और बीजंबिका। विनामिका और बीजंबिका ये अष्टांग संग्रह में 2 माने हैं। नाभि पाक और नाभि कुंडल का वर्णन किसने किया? तो रसरथ ने समुच्चय ने किया, और अहितुंडिका का वर्णन किसने किया है? चक्रपाणि ने किया। नेक्स्ट पेज पे जो चार्ट बना हुआ है वो चार्ट आप छोड़ देना, मैंने जो आपको लिखवाया है कि भाई नवजात शिशु परिचर्या का प्रथम उपक्रम चरक के अनुसार पूछे तो प्राण प्रत्यागमन, सुश्रुत वाग्भट के अनुसार पूछे तो उल्लू परिमाण। फिर दूसरा हमने स्नान के बारे में लिखा, मुख शोधन के बारे में लिखा, गर्भोदक कोमन के बारे में लिखा है, वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आ जाइए, संस्कार के बारे में टिक करना। संस्कार स्तन्यपान संस्कार अभी हम देख के आए, चरक के अनुसार जन्म के तुरंत बाद कराते हैं, सुश्रुत वाग्भट के अनुसार चौथे दिन कराते हैं। दूधपान संस्कार टिक कर लेना, जन्म से 1 माह के पश्चात। नामकरण संस्कार 10वें दिन कराते, कभी कभी 100वें दिन या 1 वर्ष में कराते हैं। रक्षा कर्म जो हम छठी पूछते हैं, है ना, तो छठी या रक्षा कर्म कब कराया जाता है? ये भी 1 माह में किया जाता है। और सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन संस्कार भी कब किए जाते हैं? 1 माह। तो स्तनपान संस्कार चरक के अनुसार जन्म के तुरंत बाद, सुश्रुत वाग्भट के अनुसार चौथे दिन। दूधपान संस्कार, सूर्य दर्शन, चंद्र दर्शन, रक्षा कर्म 1 वर्ष में, 1 माह में। और आप पे नामकरण संस्कार कब किया जाता है? 10वें दिन, और 10वें दिन किया जाता है, और कभी कभी ये 100वें दिन या 1 वर्ष में करता है।
ये नीचे टिक कर लेना। निष्क्रमण संस्कार 4 माह में, सभी आचार्यों ने 4 माह में ही बोला। निष्क्रमण बच्चे को खजराना मंदिर आदि कितने माह में ले जाना? 4 माह। उपवेशन संस्कार टिक कर लेना। वेरिया एमपी है। काश्यप के अनुसार 6 माह, वाग्भट के अनुसार पूछे तो 4 माह में, वाग्भट के अनुसार सॉरी कितने माह में? 5 माह में। काश्यप के अनुसार बच्चे को बिठाना 6 माह में, और वाग्भट के अनुसार पूछो तो 5 माह। लास्ट टाइम IUCHO में क्वेश्चन आया था। फल प्राशन टिक कर लेना। 6 माह में बोला है काश्यप ने, अन्य आचार्यों ने वर्णन नहीं किया। काश्यप के अनुसार अन्य प्राशन टिक कर लेना 10 माह, और अन्य आचार्य सुश्रुत वाग्भट के अनुसार अन्य प्राशन पूछो तो 6 माह लगे। काश्यप के अनुसार फल प्राशन 6 माह में, अन्य प्राशन 10 माह में। अन्य आचार्यों में वाग्भट सुश्रुत के अनुसार अन्य प्राशन पूछो तो 6 माह में। फिर कर्णवेदन संस्कार टिक कर लेना। काश्यप के अनुसार 6ठे, 7वें और 8वें माह में करते हैं। सुश्रुत के अनुसार 6ठे से 7वें माह में, और वाग्भट के अनुसार भी 6ठे, 7वें, 8वें माह में। काश्यप और वाग्भट के अनुसार 6ठे, 7वें, 8वें माह में, और सुश्रुत के अनुसार कर्णवेदन संस्कार 6ठे से 7वें महीने में किया जाता है। अक्षर लेखन संस्कार टिक कर लेना। 5 वर्ष में शक्तिमंतम हो जाए बच्चा, बच्चा अगर शक्तिमान शक्तिमंतम हो जाए तो फिर बच्चे को पढ़ाने बिठाना चाहिए भाई। अक्षर लेखन संस्कार कितने माह में बोला है? 5 वर्ष में बोला है। अब नीचे टिक कर लेना। दयानंद सरस्वती ने 16 संस्कार बतलाया है। सबसे पहला गर्भाधान संस्कार, जिसमें पुरुष की आयु 16 वर्ष 25 वर्ष से स्त्री की आयु 16 वर्ष होना चाहिए। पुंसवन संस्कार लिख लेना। गर्भधारण के दूसरे या तीसरे मास में, या इसकी वर्डिंग लिख लेना। चरक ने प्राग व्यक्त अभावात, बच्चे के भाव व्यक्त न होने से पहले प्राग व्यक्त अभावात, ये चरक ने बोला है। और सुश्रुत और अष्टांग संग्रह के लिख लेना। चरक ने प्राग व्यक्त अभाव बोला, और सुश्रुत और अष्टांग संग्रह ने क्या बोला है? लब्ध गर्भया। लब्ध गर्भया मतलब कि बच्चे के लिंग प्रकट ना हो उसके पहले लब्ध गर्भया, सुश्रुत और अष्टांग संग्रह के अनुसार। तीसरा संस्कार वेरिया एमपी सीमंत उन्नयन संस्कार कब किया जाता है? तो बालक की बौद्धिक शक्तियों के विकास के लिए गर्भावस्था के 4थे महीने में। सीमंत उन्नयन संस्कार कब करना है? गर्भावस्था के 4थे महीने में, वेरिया एमपी। फिर इसके बाद में नीचे आ जाइए, नामकरण संस्कार टिक कर लेना है। यहाँ पे लिख लेना, साइड में लिख लो। नामकरण संस्कार में नाम 2 प्रकार के रखे जाते, लिखना है। नामकरण संस्कार में नाम 2 प्रकार के रखे जाते हैं। नाक्षत्रिक नाम लिख लेना, 2 से 4 अक्षर का होता है, और अभिप्रायिक नाम होता है। नाक्षत्रिक नाम कितने अक्षर का होता है? 2 से 4 अक्षर का। और लिख लेना, नामकरण संस्कार ये आयु का ज्ञान कराता है। नामकरण संस्कार ये आयु का ज्ञान भी कराता है। तो 2 प्रकार के नाम रखते हैं, नाक्षत्रिक और अभिप्रायिक नाम। और नामकरण संस्कार ये आयु का ज्ञान कराता है। फिर निष्क्रमण संस्कार वगैरह तो ऊपर देख के आए हैं। चूड़ाकर्म संस्कार टिक कर लेना नीचे। चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार 3 से 5 वर्ष में। काश्यप में चूड़ाकर्णी अध्याय में बतलाया। फिर कर्णवेदन संस्कार 6ठे से 7वें महीने में। उपनयन संस्कार बालक का आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश, बच्चे को जनेऊ पिला देते हैं, और बच्चे का आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किसको बोला है? तो उपनयन संस्कार को बोला है। उपनयन संस्कार के ही दिन या उसके 1 वर्ष के अंदर उसको विद्या के लिए भेज दिया जाता था। पुराने समय में हॉस्टल में डाल दिया जाता था बच्चे को। तो वेद आरंभ संस्कार और समावर्तन मतलब कि फेयरवेल पार्टी। 25 वर्ष तक की आयु आपकी जो पढ़ाई कम से कम 25 वर्ष में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद में शादी, बच्चे, नहीं तो हम 30-40 तक पढ़ते रहे तो शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे? बच्चों की शादी में हम वृद्ध हो जाएंगे। तो समावर्तन फेयरवेल पार्टी कितने में? 25 वर्ष हम बोली। बाकी नीचे के हमारे किसी काम के नहीं। विवाह, वानप्रस्थ, उसके बाद का जीवन ही मतलब आदमी का डिफरेंट हो जाता है। तो ये आप याद रखना। आज की क्लास में हमने जो भी देखा है, सबसे पहला तो आपका वही विभाजन, कौमार भर्ती की परिभाषा वगैरह, मॉडर्न के अनुसार जो है नेटल पीरियड, प्री नेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड, उसके बारे में। फिर हमने नवजात शिशु परिचर्या में प्राण प्रत्यागमन, फिर उसके बाद में स्नान, मुख विशोधन, गर्भोदक वमन और नाभिनाल कर्तन। और इसके अलावा फिर हमने देखा संस्कार। संस्कार जो जन्म के तुरंत बाद चरक के अनुसार, सुश्रुत वाग्भट के अनुसार 4थे दिन स्तन्यपान, दूधपान, सूर्य दर्शन, चंद्र दर्शन, रक्षा कर्म 1 माह में। नामकरण संस्कार 10वें दिन या फिर जो है 100वें दिन या 1 वर्ष में। 2 प्रकार के नाम, नाक्षत्रिक नाम, अभिप्रायिक नाम। नाक्षत्रिक नाम 2 से 4 से अक्षर का होना चाहिए। फिर हमने देखा इसके बाद में निष्क्रमण संस्कार 4 माह में। उपवेशन संस्कार 6 माह में, वाग्भट के अनुसार 5 माह में।
बालकप्राशन संस्कार 6 माह में, अन्नप्राशन 10 माह में, अन्य आचार्यों के अनुसार अन्नप्राशन पूछे तो 6 माह में। उसके बाद हमने देखा अक्षर लेखन संस्कार 5 वर्ष में, मुंडन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार 3 से 5 साल में, और ये सारे संस्कार आपको एक बार देखना है। ठीक है, कल हम इससे आगे का देखेंगे स्तन्य के बारे में, और आपका जो है दंत के बारे में और इनके बारे में। ज्यादा नहीं कुमार वृत्ति, लेकिन क्वेश्चन हर एग्जाम में कुमार वृत्ति से 5-6 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। एक बाल ग्रह से एक क्वेश्चन फिक्स माना जाता है, काश्यप का वेदना अध्याय से एक क्वेश्चन फिक्स माना जाता है, एक आध रोग से क्वेश्चन आता है, एक आध जो है आपका नवजात शिशु परिचर्या, और एक आध क्वेश्चन दंत में से। तो 5-6 क्वेश्चन कुमार वृत्ति से पीएससी में भी कम से कम 8 क्वेश्चन लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पीएससी में कुमार वृत्ति से पूछे गए थे। तो कुमार वृत्ति हमारा छोटा सब्जेक्ट लेकिन अच्छा है, वेटेज अच्छा है। तो ये दोनों टॉपिक आप याद रखना, वय विभाजन, संस्कार और नवजात शिशु परिचर्या। कल हम स्तन्य, दंत और इनके बारे में देखेंगे। ठीक है,